हेलो स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे वंशानुक्रम तथा वातावरण की, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की हम सभी बात करेंगे। वंशानुक्रम क्या होता है, वातावरण क्या होता है, और साथ ही हम देखेंगे कि इसका शिक्षा के साथ जो है वो क्या संबंध है, किस तरह ये शिक्षा को प्रभावित करता है, या फिर वृद्धि और विकास के साथ जो है वो इसका कैसे संबंध है और किस तरह से ये वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। और हम ये भी बात करेंगे कि कैसे हर एक स्तर पर एक एक के बाद जो एक है कि हम कुछ कुछ परिभाषाओं की भी बात करेंगे, कुछ कुछ हम ये भी बात करेंगे कि वो परिभाषाएं जो है वो किस तरह से प्रभावित कर रही हैं विकास के उस क्षेत्र को। तो हम इस वीडियो को हम दो पार्टों में बांटेंगे। वृद्धि और विकास के जो टॉपिक को हम दो पार्ट में बांटेंगे, और जिसमें कि जो पहला टॉपिक होगा वो हेरिडिटी का होगा और दूसरा एनवायरनमेंट का होगा, और उसी में हम इसको जोड़ेंगे कि किस तरह से ये इम्पोर्टेंस ये रखता है, इसकी महत्ता रखता है। जो वंशानुक्रम है और वातावरण है ये महत्ता रखता है शिक्षा के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि प्राणियों के जो विकास एवं व्यवहार का जो अध्ययन है वो मनोवैज्ञानिक जो है वो जब करते हैं तो दो प्रमुख बातों का अक्सर जो है वो जोर दिया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है, जो कि पहला है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। वंशानुक्रम जहाँ जन्मजात प्रकृति जन्य होती है, जो कि अपने माता पिता से ही वो आती है, उनके माता पिता से, उनके माता पिता से, तो ये एक के बाद एक जो है वो चली आती है। और जब हम वहीं वातावरण की बात करते हैं तो वो अर्जित है और पोषण आधारित होता है ये, यानी जिस वातावरण में जो व्यक्ति है वहाँ से वो उस वातावरण में होने वाले जो बदलाव हैं, वातावरण से वो प्रभावित होता है और वहाँ से अपने ज्ञान को, अपनी चीज़ों को वो अर्जित करता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि माता पिता के अनेक गुण ऐसे होते हैं जो संतानों में परिलक्षित होते हैं। अब कहने का अभिप्राय यह है कि रंग रूप की बात करें, हम आकृति की बात करें, मानसिक योग्यता की बात करें, ये सभी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो माता पिता की जो छाप है उससे जो है वो स्पष्ट जो है वो दिखती है। और हम ये भी जानते हैं कि वास्तव में जो बालक है वो अपने माता पिता से अनेक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि जैसे अनेक गुण प्राप्त जो है वो करता है। और यह भी देखा जाता है कि बुद्धिमान माता पिता की संतान जो है वो बुद्धिमान होती है। हम ये सभी ये कहते हैं या देखा भी जाता है, अक्सर जो है वो हम महसूस भी करते हैं कि बुद्धिमान माता पिता के जो बच्चे हैं वो संतान जो है वो बुद्धिमान है, जबकि कम बुद्धिमान माता पिता के संतान जो हैं वो कम बुद्धिमान होते हैं। और न केवल व्यक्ति को न और अपने माता पिता को अपने वो पूर्वजों से भी जो है वो अनेक गुण लेते आते हैं, यानी हमारे माता पिता के जो माता पिता हैं या उनके जो माता पिता है, तो वहाँ से जो है वो अनेक गुण जो है वो वंशानुक्रम के तौर पर जो है वो विरासत के तौर पर हम कह सकते हैं कि वो हमें मिलते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति में ऐसे गुण भी होते हैं जो किसी पूर्वजों में ही नहीं होते हैं। जैसे कभी कभी संगीत में किसी भी प्रकार की रुचि न रखने वाले परिवार का बच्चा महान संगीतज्ञ बन जाता है। कभी अपराध न करने वाला, उसका कहीं भी कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध का इतिहास ही नहीं है उसके परिवार में, और वो व्यक्ति जो है वो बालक जो है वो अपराधी बन जाता है। तो उस संगत में पड़ता है या उस तरह की जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो आ जाता है। तो ये जो होता है वो अधिकांशतः वातावरण के प्रभाव से संभव होता है, यानी वातावरण के प्रभाव में आकर व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के भिन्न गुणों को विकसित कर लेता है। और बालक के जो विकास के जो वंशानुक्रम है वो वातावरण को किस तरह से प्रभावित करते हैं, या हम बात करते हैं कि जो वंशानुक्रम और वातावरण जो हैं वो किस तरह से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये जो है वो एक विवादग्रस्त प्रकरण है। वो सर्वमान्य समाधान जो है वो अभी तक इसका प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट।
कौन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये जो है वो इतिहासकारों के मनोवैज्ञानिकों के बीच और जो बायोलॉजिस्ट्स हैं उनके बीच जो है वो कहीं ना कहीं एक मतभेद जो है वो बना हुआ है। जब हम आधुनिक वैज्ञानिकों की मनोवैज्ञानिकों की बात करते हैं तो वो बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का ही ये जो है वो योगदान स्वीकार करते हैं। हम इनके अनुसार अगर माने, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार माने, तो वंशानुक्रम की तुलना जो है वो बीज से की जा सकती है, जिसमें किसी भी विशेष प्रकार का वृक्ष बनने की पूर्ण संभावनाएं निहित होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक यह कहते हैं कि अगर एक उत्तम प्रकार का जो बीज है, उच्च कोटि का जो बीज है, उसके लिए उच्च कोटि का वातावरण भी आवश्यक होना चाहिए। यानी अगर हमने बीज ऐसी बीज बोई है जो कि बहुत ही उपजाऊ है और बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि का वो बीज है, बहुत फलदार बीज है, उससे काफ़ी फल निकलने की संभावना है, तो इससे यह भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उस बीज को लगाने के लिए उचित वातावरण देना जो है वो अति आवश्यक है। उचित मिट्टी देना आवश्यक है, खाद देना आवश्यक है, पानी, धूप, वायु आदि ये मिलने से ही जो है वो बीज जो है वो प्रफुल्लित होगा, प्रस्फुटित होगा, तभी वो जाकर जो है वो वातावरण में समाहित हो सकता है, तभी वो जाकर एक अच्छा वृक्ष का निर्माण कर सकता है। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे बेस्ट क्वालिटी की बीज होनी ही यह मायने नहीं रखता है कि यह आगे जाकर एक अच्छा वृक्ष बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि हेरिडिटी का मीनिंग क्या है, वंशानुक्रम का अर्थ क्या है। तो अभी ऊपर से ही स्पष्ट हो चुका है, अभी के जो ऊपर जो हम लोगों ने डिस्कस किया या जो एक्सप्लेनेशन आई उससे ही जो है वो स्पष्ट हो चुका है कि प्रत्येक जीवधारी जो है वो कुछ ना कुछ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से विरासत में प्राप्त होता है। ये सभी चीज़ें जो है वो ये जो सारी गुण जो है वो विरासत के रूप में उनके पूर्वजों से प्राप्त होता है। और वंशानुक्रम को जो है वो जन्मजात गुणों का योगफल कहा जा सकता है। यानी पूरे भी जो भी जन्मजात गुण हमारे पास आ रहे हैं, जो भी एक बच्चे में या जो भी जन्म ले रहा है उसमें जो गुण आ रहे हैं वही जो है वो वंशानुक्रम है। अगर हम जीव विज्ञान की बात करते हैं तो जीव विज्ञान के अनुसार जो है वो निषेचित जो अंड होते हैं उसमें उपस्थित समस्त संभाव गुण का योगफल ही वंशानुक्रम कहलाता है। यानी जो फर्टिलाइज जो ओवम है, फर्टिलाइज ओवम में जो पोटेंशियल ट्रेट्स हैं उसका सम टोटल, दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी, वो हेरिडिटी है। और अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो है वो अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। तो हम कुछ एक दो परिभाषाओं को देखते हैं यहाँ पर कि वंशानुक्रम के संबंध में जो है वो कौन सी परिभाषाएं दी गई है। तो एक परिभाषा जो है वो वुडवर्थ का है, और वुडवर्थ कहते हैं कि हेरिडिटी कवर्स ऑल द फैक्टर्स दैट वर प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल व्हेन ही बिगन लाइफ, नॉट एट बर्थ बट एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन अबाउट 9 months बिफोर बर्थ। कहने का तात्पर्य यह है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित होती हैं, ऑल एवरीथिंग, जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय और जो गर्भाधान से जो 9 महीने जो पूर्व की जो स्थिति होती है उस वक्त उपस्थित होती है। ये वुडवर्थ का डेफिनेशन है हेरिडिटी को लेकर कि हेरिडिटी क्या होता है। इसके साथ साथ जो है वो जेम्स ब्रेवर कहते हैं कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता के संतानों को हस्तांतरित होना ही वंशानुक्रम है। इट मीन्स हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। जेम्स ब्रेवर ने ये कहा है कि ये जो ट्रांसमिशन है पेरेंट्स से, माता पिता से संतानों के बीच जो हस्तांतरण हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वंशानुक्रम। इसे हम वंशानुक्रम की संज्ञा देते हैं। तो इन दो परिभाषाओं को देखते हैं तो हमें लगता है कि और साफ क्लियर हो जाता है कि वंशानुक्रम जो है वो माता पिता तथा अन्य पूर्वजों के ही वे गुण हैं जिन्हें व्यक्ति अपने जन्मजात रूप में प्राप्त करता है। वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं, ये वंशानुक्रम जो है वो वहीं से है। और वास्तव में ये जो वंशानुक्रम है ये एब्स्ट्रैक्ट है और
बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये, यानी अमूर्त है और जैविकीय दृष्टि से जटिल है। इट मीन्स आपको लगेगा कि प्रायः जो है वो वंशानुक्रम में जो है वो व्यक्ति तथा उसके पूर्वजों के व्यवहारों की तुलना किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत हद तक जो है वो संभावना ईजी लगती है कि हाँ ये फलना व्यक्ति जो है वो फलना की तरह कार्य करता है, ये अपने दादा की तरह कार्य करता है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि ये पकड़ना कि हाँ ये हेरिडिटी जो है वो यहाँ से ही आ रही है। अगर आप एक नज़र में किसी से मिलते हैं तो आप नहीं कह सकते हैं कि हाँ इसकी हेरिडिटी क्या होगी, कैसा ये होगा, ये किस परिवार से आता है, कुलीन परिवार से आता है कि कैसे परिवार से आता है, ये मिडिल क्लास फैमिली का है, लोअर क्लास फैमिली का, ये आपको ऐसे एट ए ग्लांस नहीं समझ में आएगा। ये अमूर्त रूप से जो है वो आपको ये अमूर्त होती है, मूर्त रूप से आपको ये दिखलाई नहीं देगी कहीं भी, ये जो है वो एब्स्ट्रैक्ट रहती है। तो इसीलिए जो है ये जटिल रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है समझना कि किस व्यक्ति के अंदर क्या संभावनाएं हैं, क्या वंशानुक्रम है, ये सभी जो है वो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा। एज अ फिलोसफर कहिए, एज अ साइकोलॉजिस्ट कहिए, या एज अ बायोलॉजिस्ट कहिए, एज एन एजुकेशनिस्ट कहिए, तो ये समझना पड़ेगा। तो ये है ओवरऑल जो है वो वंशानुक्रम की बात हम कर रहे थे। इसके साथ ही हम फाइनली ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के जो जन्मजात गुण हैं उसे ही वंशानुक्रम कहा जा सकता है। इन वन वर्ड, जो जन्मजात गुण जो आ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। जो भी जन्मजात गुण जो है व्यक्ति में आ रहे हैं। अब कुछ हम लॉ की बात कर लेते हैं कि ये हेरिडिटी के लॉ क्या हैं, जो कि मनोवैज्ञानिकों ने और जीव वैज्ञानिकों ने जो है ये बहुत सारे शोध में, बहुत सारे अध्ययन करके और ये निकाला है, कुछ कुछ सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया है जो कि एक कॉमन है सभी के लिए। तो उसके लिए जो है वो कुछ कुछ नियम है, हम इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं कि इन नियमों को आप भी समझें, जानें, और जो कि हेरिडिटी से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहला ये यहाँ पे नियम है समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। यानी इस नियम के अनुसार जो है वो लाइक प्रोडक्ट्स लाइक की बात ये करता है, यानी बच्चे में अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति होगी। यानी जैसी माता पिता वैसे बच्चे। माता पिता अगर बुद्धिमान होंगे बच्चे भी बुद्धिमान होंगे, माता पिता अगर मंद होंगे, मंद बुद्धि के होंगे, बच्चे भी मंद बुद्धि के होंगे। शारीरिक दृष्टि से भी ये लॉ वही कहता है कि अगर माता पिता सुंदर होंगे, अगर माता पिता अच्छे दिखने में होंगे तो बच्चे भी सुंदर होंगे, उनकी संभावना जो है वो प्रवीण हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है सुंदरता की तरफ। जब कुरूप माता पिता के बच्चे प्रायः कुरूप होने की संभावना रहती है। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, समानता का जो नियम है वो ये कहता है कि लाइक प्रोडक्ट्स लाइक, जैसा वैसा, ये जो है वो इसके अनुसार है। अब हम बात करते हैं भिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं। यानी यह नियम जो है वो जो पहले वाला जो नियम था लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस का, उसके ठीक विपरीत है, उसके पूरक है ये। यानी ये कहता है कि बच्चे पूर्ण रूप से अपने माता के पिता के समान नहीं होते, बल्कि वो अपने माता पिता के अंतर भी होते हैं। यानी ये कहता है कि होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन उससे कुछ अंतर भी होते हैं। यानी कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हैं वो औसत बुद्धि के हो सकते हैं, अल्प बुद्धि के वाले माता पिता जो है वो ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि हो सकती है, उनकी ज़्यादा तेज हो सकते हैं। वैसे बच्चे जो श्याम वर्ण के हैं उनके माता पिता जो है वो गौर वर्ण के हो सकते हैं। यानी जो गोरे बच्चे हैं उनके माता पिता जो है वो काले भी हो सकते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे माता पिता के जो शारीरिक जो कद काठी है, वो मानसिक गुण है, उसमें पर्याप्त अंतर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये जो है ये इस विभिन्नता का कारण जो है वो जो लॉ ऑफ वेरिएशन के अनुसार जो है वो ये कहा जाता है कि ये जो है वो क्रोमोसोम के तहत होता है, या जो वंशसूत्र जो होते हैं उसके तहत होता है। उसके भिन्न भिन्न जो संयोग के जो संयुक्त होना है, इसके कारण जो है
वो ये होता है। और एक ही माता पिता के वंशसूत्रों में विभिन्न समुच्चय बनते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन की बात जो होती है, तो वो बनने के कारण भिन्न भिन्न गुणों से युक्त संतानें जन्म लेती है। यानी अगर माता पिता कुछ और हैं, उनके कदकाठी कुछ और हैं, उनकी बुद्धि कुछ और है, उनका वर्ण कुछ और है, तो बच्चे जो हैं वो भिन्न भी हो सकते हैं। तो ये था लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन ये कहता है। इसके बाद जो है वो लॉ ऑफ रिग्रेशन है, यानी प्रत्यागमन का नियम। अब ये जो प्रत्यागमन का जो नियम है, इसके अनुसार गुण में औसत की ओर प्रत्यागमन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी यह देखा गया है कि प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होते हैं। यानी एक एवरेज की बात ये करता है कि अपेक्षा अगर करें, हम तुलना करें, तो कम प्रतिभाशाली होते हैं, और बहुत ही निम्न स्तरीय बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे अपने माता पिता से कुछ अधिक बुद्धि वाले हो जाते हैं। यानी जो एकदम लो जिनका मेंटल आईक्यू है, जो इंटेलिजेंट क्वेटेंट की बात करते हैं, तो जिनके माता पिता का लो है, वहाँ देखा जाता है कि उनके जो बच्चे हैं वो अधिक बुद्धि वाले होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो बुद्धि में जो है वो औसतन की ओर जो है वो प्रवृत्ति जो है, वो जो टेंडेंसी है, वो एवरेज की ओर जो है वो जाती है, वो औसत की ओर जो है वो बढ़ती चली जाती है। इसके बाद है लॉ ऑफ सेलेक्टिव ट्रेट्स। अब ये जो है वो चयनित गुणों का जो सिद्धांत है वो यह बताता है कि केवल कुछ ही गुणों में वंश परंपरा होती है। अब देखिए, ये कहते हैं कि जो ट्रेट्स जो आते हैं, जो हेरिडिटी के रूप में जो ट्रेट्स आते हैं हमारे पास, उनमें से कुछ ही में वंश परंपरा होती है। यानी वंशानुक्रम के जो समस्त मानवीय गुण हैं जो सम्मिलित रहते हैं, वो नहीं आते हैं, वो जो है वो पूरे के पूरे वंश से नहीं आते हैं। कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जिनमें व्यक्ति वातावरण से प्रतिक्रिया के दौरान जो है वो अर्जित करता है। अब ये जो लॉ ऑफ सेलेक्टिव ट्रेट्स है, ये इन्वायरमेंट को जो है वो तवज्जो दे रहे हैं कि कुछ गुण तो आते हैं वहाँ से, लेकिन कुछ जो ट्रेट्स हैं या कुछ जो गुण हैं, वो वातावरण के साथ जब प्रतिक्रिया होती है उसके दौरान जो है वो बच्चा अर्जित करता है या सीखता है। अब जैसे आँखों का रंग है, त्वचा का रंग है, खून का प्रकार है, चेहरे की बनावट है, ये ऐसे कुछ गुण हैं जो वंशानुक्रम में माता पिता के द्वारा अपने संतान को तो प्राप्त होते ही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सारे के सारे जो है वो प्रतिक्रिया जो है ये अर्जित भी होती है, वातावरण के साथ भी जो है वो आ जाता है। यानी माता पिता अगर कहीं दूसरे वातावरण में जाकर रह रहे हैं, उस वातावरण में वो जी रहे हैं, तो वहाँ से भी ये चीज़ें जो है वो आ सकती है। अब है इसके बाद है लॉ ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल लाइंस, यानी मातृ व पितृ पक्षों का जो नियम है। अब यह नियम ये कहता है कि ये जो हेरिडिटी है वो एक के बाद एक चली आती है, यानी माता पिता से उसके माता पिता से उसके माता पिता से उसके माता पिता से। इस लॉ के अंतर्गत जो है वो ये कहा जाता है कि वो धीरे धीरे जो है वो आती चली जाती है। इसके बाद है लॉ ऑफ चांस, यानी ये कहता है कि वंशानुक्रम के जो निर्धारण है वो संयोग ही है, मात्र एक संयोग है, और इसका जो स्थान है वो उसकी जो भविष्यवाणी है वो कभी भी संभव नहीं है। यानी इसके लिए जो है वो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लॉ ऑफ चांस का जो नियम कहता है, ये कहता है कि वंशानुक्रम जो है वो संयोग बस बनने वाला एक वंशसूत्रों के समुच्चय पर निर्भर करता है। सांख्यिकी दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ये जो क्रोमोसोम है, तो इसका जो है 1,67,00,000 कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है कि उतने हजार जो है वो विभिन्न ढंग से जो है वो संयुक्त हो सकते हैं, और उस तरह से जो है वो एक साथ जो है उतने तरह से जो है वो व्यक्ति में विभिन्नता हो सकती है, उतने तरह से वो। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह से जो है वो प्राणियों के जो विकास एवं व्यवहार में का जो अध्ययन है वो मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो है वो प्रमुख एक कारक जो कि वंशानुक्रम है, इसके अनुसार जो है वो बात हम लोगों ने की कि कैसे एक माता पिता के गुण जो है उनके संतान में भी आते हैं, और वंशानुक्रम कितना ज़्यादा प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है। जब हम हेरिडिटिस्ट्स की बात करें तो वो हेरिडिटिस्ट्स बताते हैं, जो
वो बताते हैं कि किस तरह से रंग रूप आकृति मानसिक योग्यता उसके साथ साथ शारीरिक सामाजिक संवेगात्मकता ये सभी जो गुण हैं वो एक हेरिडिटरी चले आते हैं, वो वंशानुक्रम चले आते हैं, एक माता पिता के बाद फिर दूसरे के पास, दूसरे के बाद फिर तीसरे के पास, इस तरह से चले आते हैं। इसके साथ साथ हमने मीनिंग देखा हेरिडिटी की कि किस तरह से जो है वो निषेचित अंड से जो है वो फर्टिलाइज्ड ओवम से जो है वो पोटेंशियल ट्रेड्स निकल कर आते हैं और फिर जो है वो सम टोटल बनता है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, जीव विज्ञान के अनुसार जो है ये एक परिभाषा दी जाती है। और हमने ये भी देखा कि अलग अलग विद्वानों द्वारा जो है वो हेरिडिटी को परिभाषित किया गया है। साथ ही हमने लॉ की बात की कि हेरिडिटी में वंशानुक्रम के जो नियम हैं वो क्या क्या हैं और जो कि सामान्य नियम है बायोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन से शोध से जो सामान्य नियम निकले हैं वो क्या नियम है। जैसे लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस की बात हुई हम लोगों ने की, वेरिएशन की बात हुई, रिग्रेशन की बात हुई, सेलेक्टिव ट्रेट्स की बात हुई, मैटरनल एंड पैटर्नल लाइंस की बात हुई, लॉ ऑफ चांस की बात हुई। तो ये सभी को देखने के बाद एक झटके से ऐसा लगता है कि नहीं, हेरिडिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आस्पेक्ट्स। बट अभी भी जो है ये हमने इन्वायरमेंट की बात नहीं की, बिकॉज इन्वायरमेंट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट इन कंपैरिजन विथ हेरिडिटी की अगर हम बात करें कि दोनों में अगर हम कंपेयर करने की बात करें तो ये नहीं हो सकता। हम आगे इस चीज़ को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अब वातावरण जो है वो व्यक्ति को प्रभावित करता है। उसमें हम उनके कुछ परिभाषाओं को भी देखेंगे, वातावरण के परिभाषाओं को, और उसके बाद हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इन दोनों का हम जुड़ाव देखेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे और उसके शिक्षा में उसकी जो महत्ता है उसको भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वातावरण की बात करेंगे और शिक्षा में उसकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की महत्ता की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।